देंगे। ये संकल्प लेने में अग्रिम पंक्ति में दो भाई, चाफेकर बंधु, दो भाई, तीसरे भी आएंगे सीन में। दो भाई, दामोदर चाफेकर और भाई बालकृष्ण। ये सब जो बनाया था हिंदू धर्म संरक्षण सभा में, हर संस्था का, हर एक्टिविटी का, हर कार्यक्रम का, हर आंदोलन का, हर क्रांति का कोई पैट वाक्य रहता है। तो इनकी भी एक शपथ थी, गणपति श्लोक इस नाम से। उसमें क्या बोलते थे, क्या बोला जाता था, क्या शब्द दोहराए जाते थे? हाय, गुलामी में रहकर भी तुमको लाज नहीं आती? इससे अच्छा है कि तुम आत्महत्या कर डालो। उफ, दुष्ट हत्यारे कस्याइयों की तरह गौबाद करते हैं। गौ माता को इस दयनीय दिशा से मुक्त करा दो। मान जाओ, किंतु पहले मर जाओ, किंतु पहले अंग्रेजों को मारो तो सही। चुप मत बैठे रहो, बेकार पृथ्वी पर बोझ मत बनो, पृथ्वी का बोझ मत बढ़ाओ। हमारे देश का नाम तो हिंदुस्तान है, फिर यहां अंग्रेज राज क्यों कर रहे हैं? ये क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह के अंदर इनकी शपथ हो जाती और आगे बढ़ जाते। ये संकल्प पत्र चाफेकर बंधुओं जैसे अनेक राष्ट्रभक्तों के हृदय की धड़कन का उदाहरण था, उनके बनाए हुए थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उन दिनों राष्ट्रभक्त युवकों के हृदय सम्राट बन चुके थे। आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, पहली घोषणा करने वाले। उनके द्वारा संपादित केसरी के लेख और समाचार पढ़कर युवक राष्ट्रभक्ति और स्वाधीनता की प्रेरणा लेते थे, ओतप्रोत होते थे, बहुत जोश में आते थे। बाल गंगाधर तिलक के केसरी पेपर में, अखबार में, पत्र में जो वो लेख लिखे जाते थे। 12 जून 1897 1897 12 जून पुणे में आयोजित शिवाजी अभिषेकोत्सव समारोह में अध्यक्षीय भाषण से श्री तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने जो कहा, क्या कहा? क्या शिवाजी ने अफजल खां को मारकर कोई पाप किया? इस प्रश्न का उत्तर महाभारत में मिल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में अपने गुरु और संबंधियों तक को मार डालने की आज्ञा दी है। शिवाजी ने अपनी जन्मभूमि को दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए ही युद्ध किया था। शिवाजी के बारे में और गीता के बारे में, महाभारत के बारे में कहते हुए आगे कहते हैं, ये बता रहे हैं, उन्हीं दिनों पुणे में घातक बीमारी प्लेग ये फैल रही थी। अंग्रेज प्रशासन इस बीमारी की आड़ में नागरिकों का उत्पीड़न कर रहा था। एक बीमारी और दूसरा टॉर्चर, सब तरह का अत्याचार। भारतीयों को डराया जाए, किसी भी तरीके से इनको निरुत्साहित किया जाए, ऐसा अंग्रेजों की तरफ से एक प्रयास चल रहा था। चाहे जिस घर में घुसकर वो प्लेग की बीमारी के नाम पर और किसी का भी घर खाली कराना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, किसी की भी पिटाई करना, एक टेरर सा क्रिएट करने का दौर चला हुआ था अंग्रेजों की तरफ से। मिस्टर रैंड
एक उनके अंग्रेज ऑफिसर प्लेग कमिश्नर वॉल्टर चार्ल्स रैंड, उस प्लेग कमिश्नर के नाते उनकी नियुक्ति हुई थी। वॉल्टर चार्ल्स रैंड वो अपने एक साथी लेफ्टिनेंट एम्सर्ट के साथ एक समारोह से लौट रहे थे। अचानक उस पर गोलियों की बुछार हो गई। वह खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़ा। रैंड के साथी ने घबराकर भागने का प्रयास किया। उसने देखा ये तो चला गया। उसने भागने का प्रयास किया, वह भी गोलियों का निशाना बना लिया गया। दोनों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने दामोदर और बालकृष्ण को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हो गए। तीसरा युवक भी एक पकड़ा गया जो थोड़ा कमजोर निकला, पुलिस की पिटाई को सहन नहीं कर पाया और वो किसी न किसी तरीके से कमजोर होके उनका एक सरकारी गवाह बन गया। पुलिस की मार पड़ने पर उसने तमाम योजना बता दी। वह सरकारी गवाह बन गया। उसकी गवाही के आधार पर सरकार दोनों भाइयों को फांसी पर लटकाना चाहती थी। अब देखिए आगे का कमाल। दामोदर और बालकृष्ण का एक भाई था, वासुदेव। वह मुकदमे के दिन अदालत में गया। वो जो मुखबिर, वो जो तीसरा साथी था, वो जो मुखबिर था, वो जो गद्दारी कर रहा था, वो जो कमजोर पड़ गया था, उस मुखबिर का बयान बालकृष्ण और दामोदर के रैंड की हत्या के लिए उनको फांसी की सजा सुना सकता था, क्योंकि उन्होंने मारने की योजना बनाई थी। उसने ये बोलना था, उसने ये भी बोलना था कि मेरे सामने दामोदर पिस्टल लेकर उन्होंने वो मारने गया था। ये बयान सुनकर उधर से उसने मुखबिर ने बयान दिया और ये जो वासुदेव उस दिन वहीं था, क्रोध में आग बबूला हो उठा। दूसरे दिन अदालत में ये जब गवाह का बयान होना था, पहले ये हो गया था कि इसने ये स्टेटमेंट दे दी है, लेकिन अदालत के सामने अभी आना था। इनको पता चल गया था कि उस मुखबिर ने ये स्टेटमेंट दी है। जब गवाह का बयान हुआ उस मुखबिर का, तो वासुदेव तीसरे भाई ने क्या किया, अचानक अदालत का कमरा धाए धाए की आवाज से गूंज उठा। गवाह वो मुखबिर जमीन पर गिर गया, ढेर हो गया। जज तथा अन्य लोग थर थर कांपने लगे। लोगों ने देखा एक किशोर हाथ में पिस्तौल लिए मुस्कुरा रहा था। वह बोला, लो मुझे भी पकड़ लो, मेरे भाइयों के पास पहुंचा दो। इस देशद्रोही को मारकर मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। वासुदेव चाफेकर को जेल पहुंचा दिया गया। वो दो तो पहले ही थे। बालकृष्ण और पहले जो भाई थे, उन दो भाइयों के साथ ही वासुदेव ये भी वहां पहुंच गया। कुछ दिन बाद तीनों भाइयों को मई 1899 1899 तीनों भाइयों को फांसी पर लटका दिया गया। 1857 की क्रांति के 42 वर्ष बाद ये पहला बलिदान था इस प्रकार का। इस बीच में घटनाएं बहुत हुई थी और भी हुई थी, लेकिन इस तरह का फांसी चढ़ने वाले तीनों भाइयों का तीसरा भाई ने कैसे
स्वयं पता लग गया कि उसने ये मुखबिर ने बोलना है, आज कोर्ट में बोलना है, और यही चार्जशीट किया गया है और यही पुलिस ने उनके सामने रखना है और ये बयान देगा। और ये किस तैयारी के साथ गया। और इतना ही नहीं, ये सोच के गया और वहाँ से भागा नहीं, पिस्टल उनकी तरफ करते हुए कहा, लो मुझे भी मेरे भाइयों तक पहुंचा दो। मिस्टर रैंड की हत्या के लिए, वॉल्टर चार्ल्स रैंड, उसकी हत्या के लिए भड़काने का आरोप बाल गंगाधर तिलक पर लगाकर उनके विरुद्ध भी मुकदमा चलाया गया। क्या बोला गया? जस्टिस मिस्टर रोलेट ने लिखा, क्या लिखा? लोकमान्य तिलक ने भड़काऊ भाषण देकर चाफेकर बंधुओं की को हत्या के लिए प्रेरित किया था। चाफेकर बंधुओं को हत्या के लिए प्रेरित किया था। 3 भाई, 3 फूल, तीनों भारत मां की प्रतिमा में चढ़ गए। 3 भाई, तीनों ही एक समय फांसी के तख्ते के ऊपर झूल गए। 1857 की क्रांति के 42 वर्ष बाद इस बलिदान ने सारे विश्व में 3 भाई, तीनों का पूरी तरह से सर्वस्व निछावर कर देना और हंसते हंसते भरी जवानी में फांसी के तख्ता के ऊपर झूल जाना, हमेशा की नींद उस पर सो जाना, भरी जवानी के अंदर भारत मां की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट जाना, ऐसी शौर्य और वीरता की पराकाष्ठा से भरे हुए कितने ही पृष्ठ हैं हमारे इतिहास के। लेकिन इन वामपंथियों ने और काले अंग्रेज नेहरू एंड कंपनी ने, इन दिशाहीन लोगों ने, और इतना ही नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का सौदा किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। वो जब एग्रीमेंट कर रहे थे, वो जो स्वतंत्रता बोलते हैं या ट्रांसफर ऑफ पावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो अपने वो चमचों को सौंप रहे थे और भारत मां के अंग कटने को स्वीकार करके ये तमाशा हो रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सौदा हो रहा था कि वो जिंदा मुर्दा मिलेंगे तो हम आपको सौंप देंगे। ऐसा पाप करने वाले, मैं एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। पूरे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर मैंने तो ठीक तरह से भी, अब जब 250 से ऊपर क्रांतिकारी, अननोन, अनसंग हीरोज, वो फ्रीडम फाइटर्स, वो अनगिनत और अनजान लोगों के लिए अनजान, ऐसे हजारों सैकड़ों को मैं आपके सामने ला चुका हूं। मैं तो सिंध के राजा दाहिर से लेकर के सुभाष चंद्र बोस तक कम से कम ऐसे 1000 ऐसे जिनको कोई नहीं जानता, वो मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ, जो मैं बात कर रहा था, इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम में, इस पूरे 190 साल के काल में एक भी कांग्रेसी, हमें बताया गया कि आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई और जिनकी जेलें भी वीआईपीस थी। पूरे स्वतंत्रता संग्राम में एक भी कांग्रेसी लीडर जो फांसी के तख्ते पर चढ़ा हो, एक नाम ढूंढ के बता देना मुझे कहीं। कांग्रेस ने आजादी लेके दी, चरखे ने आजादी लेके दी, बिना खड़ग बिना ढाल। ये तमाशे जो हुए हैं, बहुत ज्यादा उसका हमने भुगता है, अभी तक भुगत रहे हैं। हाँ, दूसरा, एक भी कांग्रेसी जिसको फांसी मिली हो, जो फांसी के तख्ते पर चढ़ा हो, कांग्रेसी लीडर, एक भी कांग्रेसी लीडर जो जेल के अंदर यातनाओं से तड़पता हुआ, बिलखता हुआ चला गया हो संसार से, एक भी कांग्रेसी लीडर, कोई
मिल जाए तो नेट पे देख लेना, कहीं भी देख लेना, कहीं भी मिल जाए। मुझे नहीं मिला अभी तक, एक भी नहीं। और एक भी कांग्रेसी लीडर जिसको काला पानी की सजा हुई हो, जहां अनगिनत क्रांतिकारी खप गए, पता ही नहीं चला, छोटी सी काल कोठरी के अंदर अपना जीवन किस कष्ट में, कोल्लू में बैल की तरह जुट करके उनके निश्चित किए हुए काम को, टास्क को पूरा करना, इतना तेल निकालना ही है। पैरों में बेड़ियां हैं, टांगों में बेड़ियां हैं, इधर कोल्लू की जगह वो सारे का सारा गर्दन के ऊपर वो है, और इस प्रकार से राउंड राउंड में चल करके तेल निकालना है कितने घंटे। और खाने को क्या मिलता था, और छोटी सी एक इतनी सी कोठरी के अंदर शौच भी अंदर, लघुशंका भी अंदर, एक बर्तन, उसी में सब कुछ करना है। एक भी कांग्रेसी लीडर जिसको काला पानी की सजा हुई हो, कोई हो तो मुझे नाम बता देना। और ये बोलते हैं कि आजादी हमने लेके दी। चलिए, मैं जो ये प्रयास कर रहा हूं, उस समय के गद्दारों को भी सामने ला रहा हूं, उस समय के ये क्रांतिकारी, अरे कितने बाल क्रांतिकारी, बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के लोग, हर आयु वर्ग के लोग देश के लिए। और इतना ही नहीं, देश और विदेश में रह रहे भारतीयों ने धन संग्रह, शस्त्र संग्रह, और क्या क्या शौर्य और वीरता के एक से एक बढ़कर के कारनामे करने वाले ये महान क्रांतिकारी इतिहास में कहीं पढ़ाए नहीं गए, कहीं लाए नहीं गए। मेरा ये प्रयास आपके सामने लाने का, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।